हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान को समझने से पहले आइए इसकी पृष्ठभूमि की बात करें। 1919 के अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा कि उस समय एक प्रावधान किया गया कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की यानी 1919 के अधिनियम की प्रगति की समीक्षा के लिए जो है एक आयोग का गठन किया जाएगा। और यहाँ पे आप पाएंगे कि 10 वर्ष से पहले ही साइमन आयोग का गठन कर दिया जाता है। इसके पीछे का कारण ये रहा कि जो प्रांतों में द्वैत शासन स्थापित हुआ था 1919 के अधिनियम के द्वारा, वो असफल रहा और साथ ही जो है भारतीयों के द्वारा और अधिक स्वायत्ता की मांग की जा रही थी और भी अन्य कारण रहे। इन कारणों से जो है 10 साल से पहले ही समय में क्या किया गया, साइमन आयोग का गठन कर दिया गया। फिर जो है साइमन आयोग में सिर्फ अंग्रेज रहते, एक भी भारतीय नहीं रहते, तो उसका भारत में विरोध होता और तमाम तरह की घटनाएं घटती है जो 1935 के अधिनियम की एक पृष्ठभूमि बनती है। तो इसको लिखते रहते हैं और फिर जो है बात करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पृष्ठभूमि की बात करेंगे। तो 1919 के अधिनियम में एक प्रावधान था और उस प्रावधान के अनुसार प्रावधान क्या था कि 10 वर्ष बाद अधिनियम की प्रगति की समीक्षा की जाएगी, लेकिन जो है 10 वर्ष बाद नहीं, उससे पहले ही। किस कारण से? द्वैध शासन की असफलता एवं भारतीयों द्वारा और अधिक स्वायत्तता की मांग तथा अन्य कारणों से, अन्य भी कारण थे, हिस्ट्री में बात करेंगे हम लोग। क्या किया जाता है कि 10 वर्ष से पहले ही, कब? तो 8 नवंबर 1927 को साइमन आयोग का गठन कर दिया जाता है। साइमन आयोग में सिर्फ अंग्रेज थे, 7 सदस्यीय आयोग था। एक चीज आप जरूर कमेंट करेंगे, 7 सदस्यों में एक सदस्य बहुत महत्वपूर्ण थे जो कि बाद में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। उनका नाम यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट करेंगे, नहीं तो हिस्ट्री में बात करेंगे इसको लेकर। तो 7 सदस्यीय आयोग था और इस आयोग में सिर्फ अंग्रेज थे, इसीलिए इसको जो है श्वेत आयोग भी कहा गया। इस आयोग का गठन जो है 8 नवंबर 1927 को कर दिया जाता है ना। अब साइमन आयोग क्या करता है? फरवरी 1928 में भारत ये आया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सिर्फ इसमें अंग्रेज थे, भारतीय तो थे नहीं। तो भारत में जो है इसका विरोध हुआ। भारत में विरोध, ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने जो है इसका स्वागत भी किया। डॉक्टर अम्बेडकर भी उसमें थे, तमाम लोगों ने स्वागत भी किया। डॉक्टर अम्बेडकर तो बार बार पत्राचार कर रहे थे भारत की स्थिति परिस्थिति को जानने के लिए अंग्रेजों के द्वारा, कि भाई अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि हम जो है एक अच्छा प्रावधान कर रहे हैं, एक भारतीयों को जो है स्वायत्ता प्रदान कर रहे हैं या उत्तरदायी सरकार की स्थापना कर रहे हैं, लेकिन देश में दलितों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था।
इन तमाम तरह के कारणों से हिस्ट्री के अंतर्गत डिस्कस किया जाएगा। तो भारत में जो है इसका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है साइमन आयोग का, है ना। अब जब भारत में विरोध होता है, यहां से मैं लिखूंगा, तो इस विरोध को देखते हुए उस समय तत्कालीन जो भारत सचिव थे उनका नाम था भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड। लॉर्ड बर्केनहेड द्वारा जो है सभी ये दलों द्वारा एक संवैधानिक मसौदा तैयार करने की चुनौती दी गई। इनका कहना था कि भारतीय जो है अपने से तो कुछ करते नहीं है, इनमें अपनी बनाव तो है नहीं, और हम कुछ करना चाहते हैं तो वे इसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो उन्होंने चुनौती दिया कि भाई आप क्या करो कि जो भी दल है ना, आप में तो आपस में बनाव नहीं है, सभी दल क्या करो मिलकर जो है एक संवैधानिक मसौदा तैयार करो। इसको उन्होंने चुनौती दिया। अब जब उस तरह की बात उन्होंने कही तो कांग्रेस द्वारा उसको स्वीकार किया गया और कांग्रेस ने जो है नेहरू रिपोर्ट जो है पेश किया 10 अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू का नाम सुने हैं ना, नेहरू रिपोर्ट जो है प्रस्तुत किया गया कांग्रेस के द्वारा। अब क्या होता है, जैसे ही कांग्रेस नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जो है 29 मार्च 1829 को जिन्ना द्वारा चौदह सूत्री मांग की जाती है। भाई जिन्ना जो है क्या करते हैं, अपना 14 सूत्री मांग करते हैं। इससे बात बहुत किरकिरी हो गई, पूरी इंग्लैंड में किरकिरी, पूरी दुनिया में किरकिरी हो गया कि भारतीयों में जो है अभी भी आपसी बनाव नहीं है, सहमति नहीं है, तो 14 सूत्री मांग करते हैं। जो साइमन आयोग है ना, साइमन आयोग भी क्या करता है, वो भी अपनी रिपोर्ट को 30 जून 1930 को साइमन कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट देता है और इन लोगों का जो रिपोर्ट है इसको देखते हुए जो है जो वहां की संसद है ये फैसला लेती है कि भाई इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। भारतीयों में वैसे भी साइमन कमीशन को लेकर असंतोष है और इसी के सिर्फ रिपोर्ट के आधार पे हम जो है प्रावधान कोई कर देते हैं, कोई अधिनियम ला देते हैं, तो फिर ये मानेंगे नहीं। तो क्या करते हैं, गोलमेज सम्मेलन को बुलाते हैं, गोलमेज सम्मेलन को बुलाते हैं और 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस द्वारा बहिष्कार किया जाता है। कांग्रेस का कहना होता है कि भाई हमने अपना तो रिपोर्ट दे ही दिया है, तो बहिष्कार किया जाता है। कांग्रेस के कोई भी प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर वहां पहुंचते हैं और तमाम तरह की अपनी बातों को मनवाते हैं। फिर जो है चूंकि कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी और उसका नहीं आना चिंतनीय बात है, तो गांधी इरविन पैक्ट होता है और गांधी इरविन पैक्ट पर जो है ये कांग्रेस की फिर से एक अधिवेशन होती है और उस अधिवेशन में गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ होता है उसको परमिशन दे दिया जाता है ना। कराची अधिवेशन 1931 में मार्च 1931 में कराची अधिवेशन होता है
और इसमें जो है गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दे दिया जाता है और कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है यानी गांधी को कांग्रेस भेजती है अपना प्रतिनिधि बनाकर गोलमेज सम्मेलन में। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जो है जाकर ज्यादातर बातों में सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का विरोध करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना था कि भाई जिस तरह से मुस्लिमों को या सिखों को या ईसाइयों को या एंग्लो इंडियंस को जो है या यूरोपियों को सेपरेट इलेक्टोरेट आपने दिया है, पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया है, उसी प्रकार से जो है दलितों को भी दीजिए। तो और गांधी जो है इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर चूंकि ग्रेजुएट बैरिस्टर थे और गांधी मैट्रिक बैरिस्टर थे, तो डॉक्टर अंबेडकर किसी तरह से उन पर भारी पड़ जाते हैं और गांधी जो है उससे भी असंतुष्ट हो जाते हैं। साथ ही जो है मौका भी दिया जाता है कि आपके देश में जो ये धर्म को लेकर जो विवाद है, सांप्रदायिक जो विवाद है, इसको तो सॉल्व कीजिए, लेकिन उसको सॉल्व करने में सफल नहीं हो पाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अपने स्पीचेज इन वॉल्यूम्स में बहुत तरह की बातें लिखते हैं गांधी को लेकर, तो वो सफल नहीं हो पाते। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में। ठीक है, उसके बाद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे फिर क्या घटनाएं घटती हैं। यहां मैं लिखता हूं सांप्रदायिक अवार्ड। अगस्त 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड, ये जो है रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा इसको दिया गया। इसमें हुआ क्या कि जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र था उसको विस्तार किया गया, यानी वही डॉक्टर अंबेडकर की बात मानी गई। जिस तरह से मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिखों के लिए या यूरोपियों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए जो है पृथक निर्वाचक क्षेत्र था, उसी प्रकार से जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया कि दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक क्षेत्र की बात मान ली। उसी को सांप्रदायिक अवार्ड कहते हैं। तो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा जो है अगस्त 1932 में की जाती है। लेकिन जो यरवदा, पुणे का जो यरवदा जेल है, वहां पे क्या करते हैं, मिस्टर गांधी अनशन शुरू कर देते हैं और मजबूर कर देते हैं डॉक्टर अंबेडकर को। यदि डॉक्टर अंबेडकर नहीं जाते तो गांधी की प्राण वहीं पे निकल जाती। आमरण अनशन वो शुरू कर देते हैं कि अब मैं मर जाऊंगा लेकिन दलितों को अधिकार नहीं दूंगा। ठीक है, तो दलितों की एक तरह से कही जाती है कि दलितों के मार्ग, उन्नति के मार्ग में बाधा बनने का काम मिस्टर गांधी ने किया। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है वे सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा अगस्त 1932 में करते हैं और गांधी तथा अंबेडकर के बीच एक पैक्ट होता है। गांधी जो है यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ जब कंसोल नहीं कर पाते हैं, गांधी चले आ रहे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद से, वहाँ उसके बाद से भारत में आने के बाद उनको जो है जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है कि तीसरा पहले पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट जो है एक बहुत बृहत मामला है, हिस्ट्री में इसको लेकर बात किया जाएगा। यूं ही जानिए कि गांधी ने जो है दलितों के अधिकारों का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया, है ना। डॉक्टर अंबेडकर को मजबूर होकर जो है उनकी जान बचानी पड़ी, भाई नहीं तो दलितों पे दोष आ जाएगा। तो पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट के बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर क्या होता है कि श्वेत पत्र जारी किया जाता है 1933 में ब्रिटिश संसद के द्वारा, और इसके समीक्षा के लिए, श्वेत पत्र की समीक्षा के लिए जो है संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है ना, इनके द्वारा क्या किया जाता है, जो उच्च सदन और निम्न सदन है,
उसके द्वारा जो है संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया जाता है। और संयुक्त प्रवर समिति जो है, इसके अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष का नाम आप जरूर याद रखिएगा। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। अब ये क्या करता है, संयुक्त प्रवर समिति जो है एक रिपोर्ट पेश करती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा करने के बाद, जो श्वेत पत्र जारी होता है उसकी समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और उसी रिपोर्ट के आधार पर जो है विधेयक संसद द्वारा पास हो जाता है। और जो विधेयक संसद द्वारा पास हो जाता है, जब विधेयक पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा ना। तो वह विधेयक अधिनियम बन जाता है और वही अधिनियम क्या कहलाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये इस अधिनियम की पृष्ठभूमि है। तो बखूबी इसकी पृष्ठभूमि को आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो अधिनियम आया उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद से जो है हम इसके प्रावधान की बात करेंगे। ठीक है, तो और इसको मैं क्लीन करता हूं। ध्यान रखिएगा, साइमन आयोग के बहुत बड़े विरोध के बाद भी जो है उसकी बातों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में रखा गया था। प्रावधान क्या क्या हुए, महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात करेंगे। तो 1 नंबर में लिखेंगे आप, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान या स्थापना, यानी इस अधिनियम के द्वारा जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान लाया गया कि भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ, ये जो संघ बनना था, इसमें कौन कौन शामिल हो रहे थे, तो 11 ब्रिटिश प्रांत। आप जानते हैं कि उस समय जो है कुछ भागों पर जो है अंग्रेजों का डायरेक्ट जो है अधिकार था, जिसको ब्रिटिश क्षेत्र कहते थे, और देसी रियासतों के हाथों में भी कुछ क्षेत्र थे। तो 11 जो है ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और देसी रियासतों को मिलाकर जो है लगभग 600, 565, 562 अलग अलग किताबों में अलग अलग आता है, लगभग 600 जो है मान लिया जाता है कि देसी रियासतें थी। तो 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी और देसी रियासतों को मिलाकर जो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी। इसमें जो है इनके लिए क्या प्रावधान हुआ कि संघ में शामिल होना, ये जो ब्रिटिश प्रांत थे, कमिश्नरियां थी, संघ में शामिल होना अनिवार्य था इनका। लेकिन जो देसी रियासतें हैं, इनको जो है कहा गया कि भाई आप स्वेच्छा से संघ में शामिल हो सकते हैं, स्वेच्छा से संघ में शामिल। उसके बावजूद भी क्या क्राइटेरिया अपनाया गया कि देसी रियासतों में, मान लीजिए कि लगभग, यदि हम माने कि टोटल 600 जो देसी रियासतें हैं, तो 10 करोड़ उनकी जनसंख्या है, ऐसे अनुमान आप लगा लीजिए। तो कहा गया कि भाई देसी रियासतों में उनकी जनसंख्या के हिसाब से आधा से अधिक, यानी 5 करोड़ प्लस जनसंख्या वाले यदि रियासतें शामिल होती हैं तो माना जाएगा इनको। अब जो है यदि यानी 600 में यदि 500 देसी रियासतें शामिल हो गई और 500 देसी रियासतों की जनसंख्या जो है 5 करोड़ के पार नहीं पहुंच पाई, तो फिर उसको शामिल होना नहीं माना जाएगा। एक तरह से बात किया जाए तो अंग्रेज चाहते नहीं थे कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो, बस प्रावधान ला लिया और एक ऐसा उपाय अपनाया कि भाई हो ही नहीं सके, तो स्वेच्छा से संघ में शामिल होंगे, ऐसा जो है इनके लिए ये प्रोविजन कर दिया गया, प्रावधान ला दिया गया। तो सोच सी बात है, इनकी स्वेच्छा की बात थी तो ये संघ में शामिल नहीं हुए,
यानी ये लोग जो है देशी रियासतें शामिल नहीं हुए। जब शामिल नहीं हुए, इसका परिणाम क्या निकला? परिणामतः अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो सकी। यानी अखिल भारतीय संघ जो है नहीं बन सका। क्लियर है? तो ये चीज हुआ पहला प्रावधान। दूसरा प्रावधान क्या हुआ? केंद्र में द्वैध शासन, डायरकी सिस्टम जो है ये केंद्र में जो है लाया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन के जनक कौन है? यदि आपको याद है 1919 का अधिनियम आपने देखा है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। तो केंद्र में जो है द्वैध शासन लागू किया गया और क्या किया गया? जो केंद्रीय विषय है उसको दो भागों में बांट दिया गया। जिस तरह से 1919 के अधिनियम में हम लोगों ने देखा कि भाई प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, यहाँ प्रांत के द्वैध शासन समाप्त कर दिए जाएंगे और केंद्र में जो है लागू किया जाएगा। आगे लिखेंगे उसको। वही आरक्षित विषय और यहाँ पे हस्तांतरित विषय, दो विषय। केंद्रीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया। रक्षित विषय में जो है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धार्मिक मामलों में ध्यान रखिएगा सिर्फ जो है ईसाई से संबंधित है ना। उसके बाद से जनजाति क्षेत्र, ये सब इसके अंतर्गत हो गए। और हस्तांतरित विषय में कौन कौन से विषय आ गए? जैसे मुद्रा, डाकघर, रेलवे, रेडियो, वायरलेस, ये सब इसके अंतर्गत आ गए। अब जो है जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषयों पे शासन प्रशासन का काम किनको करना था? इस पर जो है गवर्नर जनरल और प्लस जो है उसकी जो परिषद थी वो प्रशासन करती थी। साथ ही ये जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी थे। और हस्तांतरित विषय पे कौन जो है प्रशासन का कार्य इनको करना होता था? कौन करते थे? तो गवर्नर जनरल और प्लस मंत्री परिषद। और ये लोग जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति ये उत्तरदायी है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया, स्थापित किया गया। यहाँ पे जो है जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, आप इसको लिख सकते हैं केंद्रीय कार्यकारिणी दो भागों में बट गई। कौन कौन सा? एक तो गवर्नर जनरल और प्लस उसकी परिषद, और दूसरा गवर्नर जनरल प्लस मंत्री परिषद। ये दो भागों में इसका बंटवारा दिखाई देता है केंद्रीय कार्यकारिणी का। तो ये प्रावधान हुए। इसके बाद से क्या हुआ? तो गवर्नर जनरल को लेकर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। गवर्नर जनरल का मतलब वायसराय आप समझेंगे, ठीक है। अगला क्या प्रावधान किया गया? प्रांतों को जो है स्वायत्तता प्रदान की गई, प्रांतीय स्वायत्तता दिया गया। अब इसमें हुआ क्या? 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित प्रांतों में
द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, है ना। और क्या हुआ कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, है ना। प्रांतीय विषय पर जो है विधि बनाने का अत्यधिक अधिकार प्रांतों को दिया गया, तथा उन पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त किया गया। ठीक है। सवाल खड़ा होता है कि इस कैसे स्वायत्तता प्रदान कर दी गई प्रांतों को। अभी तो गवर्नर जो है गवर्नर जनरल के अधीन है ना, तो फिर जो है उससे संबंधित भी प्रावधान क्या किया गया कि प्रांतों के जो गवर्नर हैं गवर्नर जनरल यानी वायसराय, अभी वायसराय बोला जा रहा है गवर्नर जनरल को, कब से जो है गवर्नर जनरल को वायसराय कहने लगे, है ना। इसको लेकर आप कमेंट जरूर करेंगे। तो प्रांतों के जो गवर्नर हैं वे गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रहे, है ना। ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में ये कार्य करने लगे। कौन? प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगे। अब गवर्नर जनरल के अधीन नहीं रहे, तो यहां स्पष्ट देखा जा सकता है कि प्रांतों में जो है स्वायत्त शासन की स्थापना की गई, उन पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा। फिर जो है 11 जो प्रांत थे, 11, तो 11 प्रांतों में विधान सभा का गठन किया गया। इसमें जो है 6 प्रांतों में 2 सदन कौन कौन स्थापित किए गए? विधान परिषद और विधानसभा। 11 में विधानसभा था, 2 में जो है 6 प्रांतों में 2 सदन हुए, विधान परिषद और विधानसभा। ये जो था उच्च सदन। आप अभी कमेंट करेंगे कि वर्तमान में जो है कितने प्रांत हैं जहां 2 सदन हैं, और इसको जो है निम्न सदन कहा जाता था। ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं इनका भी नाम याद रखना जरूरी है। तो ये 6 प्रांतों में आप नाम लिख लेंगे: बंगाल, मद्रास, बंबई, है ना, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत। ये 6 प्रांत हैं। जिन 5 प्रांतों में एक सदन था, 5 प्रांतों में जो है एक ही सदन था, तो वे 5 प्रांत कौन कौन से हैं उनका नाम आप लिख लेंगे: उड़ीसा, सिंध। याद रखिएगा, उड़ीसा जो है इसी प्रावधान के अंतर्गत बिहार से अलग किया गया और सिंध को बम्बई से अलग किया, है ना। तो उड़ीसा पढ़ेंगे, इसको भी जानेंगे। तो उड़ीसा, सिंध, उसके बाद से उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत,
मध्य प्रांत और पंजाब, ये जो है 5 प्रांतों में एक सदन रहा। बाकी के 6 प्रांतों में जो है 2 सदन की व्यवस्था की गई, विधान परिषद और विधानसभा। यानी प्रांतों में 11 जो टोटल प्रांत में यहाँ विधानसभा का गठन दिखाई देता है। बाकी 6 प्रांतों में विधान परिषद भी दिखाई देता है, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, जो कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ। फिर आगे क्या हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अगले प्रावधान में क्या हुआ, एक जो है संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। यह जो संघीय न्यायालय था 1 अक्टूबर 1937 से कार्यरत हुआ है ना। इसी प्रावधान में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पे था जी, दिल्ली में। ये बात याद रखेंगे। ये जो संघीय न्यायालय था, कुछ पॉइंट लिखेंगे इससे संबंधित। यह एक अपीलीय न्यायालय था, एक अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय का मतलब समझते हैं। मान लीजिए कि यदि हाई कोर्ट ने कोई फैसला आपको सुना दिया है, तो उसके विरोध में आप सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो यह एक अपीलीय न्यायालय था, लेकिन अंतिम नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं। सवाल खड़ा होता है कि अंतिम कौन था। तो अंतिम जो अपीलीय न्यायालय था वो था प्रिवी काउंसिल। और प्रिवी काउंसिल कहाँ था, तो लंदन में। तो लंदन में जो प्रिवी काउंसिल था वो अंतिम अपीलीय न्यायालय था। ये भी जो है दिल्ली में जो स्थापित हुआ, ये भी एक अपीलीय न्यायालय था। ठीक है, उसके बाद से ये परामर्शदात्री न्यायालय भी था। परामर्श जो है देने का काम इसका था। फिर जो है इस न्यायालय में अगला प्रावधान, एक मुख्य न्यायाधीश और प्लस जो है 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। इनकी नियुक्ति कौन करता था, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है सम्राट द्वारा की जाती थी। सम्राट द्वारा होता था। जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, उनका क्या नाम था, उनका नाम था सर मॉरिस ग्वेयर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम था। 6 न्यायाधीशों में 2 भारतीय न्यायाधीश थे। 6 न्यायाधीशों में 2 भारतीय न्यायाधीश थे। तो कौन कौन लोग थे 2 भारतीय न्यायाधीश, एक थे जस्टिस M.R. जैकब और दूसरे थे जस्टिस M.S. सुल्तान। ये 2 जो थे भारतीय न्यायाधीश थे। फिर जो है आगे क्या हुआ कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का बंटवारा यहाँ दिखाई देता है। प्रांत में और केंद्र में जो है शक्तियां इस अधिनियम के द्वारा बांट दी गई। ठीक है, तो केंद्र तथा प्रांत के बीच शक्तियों का
विभाजन 3 सूचियों में किया गया। ये 3 सूचियां कौन कौन थी भाई, जिसमें जो है शक्तियों का विभाजन किया गया? तो 3 सूचियां थी। आज भी जो है सूचियां हैं वर्तमान संविधान में, और कितने विषय हैं आप कमेंट कर सकते हैं। तो 3 सूचियां, एक तो संघ सूची, संघ सूची। संघ सूची में 59 विषय रखे गए और केंद्र सरकार के अधीन ये होती है उस समय, आज भी केंद्र सरकार के अधीन ही होती है। प्रांतीय सूची या राज्य सूची, इसमें जो है 54 विषय रखे गए थे और ये प्रांत के अधीन थे। और उसके बाद से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची केंद्र और प्रांत दोनों के जो है अधीन, इसमें जो भी विषय हैं सब उनको केंद्र और प्रांत दोनों के वो अधीन है। और इसमें जो है 36 विषय रखे गए थे समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो संघ सूची में 59 विषय जो है, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में जो है 36 विषय रखे गए। ये केंद्र के अधीन, ये प्रांतों के अधीन, और ये केंद्र तथा प्रांत दोनों के अधीन। तो 3 सूचियों में क्या हुआ कि शक्तियों का विभाजन हो जाता है केंद्र और प्रांत के बीच। अवशिष्ट यदि कोई विषय, कोई मामला होता है या आपातकालीन जो है कोई निर्णय लेना होता है, तो वो शक्तियां किसके हाथों में है? वे शक्तियां अभी भी जो है वायसराय के हाथों में है ना। तो अवशिष्ट यानी ये इनके अलावे जो कोई विषय बच जाए, अवशिष्ट विषय एवं आपातकालीन शक्तियां वायसराय के पास थे, वायसराय के पास। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद क्या हुआ, सात पॉइंट की सुधार आप कर लेंगे, 7 या 8 जो भी हो देख लेंगे। भारत जो परिषद स्थापित हुआ था ना, तो भारत परिषद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित था क्या? भारत परिषद, इंडिया काउंसिल, इसको जो है इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। फिर आगे जो है वर्मा तथा अदर को जो है भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा का वर्तमान नाम जो है म्यांमार मिलता है, तो वर्मा और अदन दोनों को भारत से अलग कर दिया गया। फिर अगला प्रावधान क्या हुआ? उड़ीसा, उड़ीसा जो है बिहार से पृथक करके, तथा सिंध, सिंध को कहां से पृथक किया गया? बंबई से। दो प्रांत बने, बिहार और उड़ीसा जो है 2 प्रांत बनाए गए। क्योंकि जो है इसमें जो सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल था दलितों को नहीं मिल सका, लेकिन जो है इस अधिनियम में क्या किया गया, उनके लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए, रिजर्व सीट की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए भी जो है विधानमंडलों में रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। जो मजदूर थे उनके लिए भी प्रावधान हुए। तो यहाँ अगला लिखेंगे कि दलित महिला, दलितों, महिलाओं एवं मजदूरों के लिए आरक्षण यानी विशेष प्रावधान किया गया। फिर जो है आरबीआई की स्थापना की गई।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। फिर आगे क्या हुआ, मताधिकार का विस्तार किया गया। यहाँ पे मताधिकार का विस्तार दिखाई देता है। लगभग जो है 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया। लगभग 10% जनसंख्या को जो है वोट देने का अधिकार मिला। इससे पहले जो है नहीं था। तो यहाँ भी मताधिकार का विस्तार दिखाई देता है। संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग एवं 2 या अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सारे प्रावधान, महत्वपूर्ण प्रावधान की बात लगभग हम लोग कर चुके हैं। नोट पॉइंट में आप याद रखिएगा जो जरूरी है, भारत के लिए जो भी भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम तथा सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। कौन? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अंतिम, ये तो अंतिम रहा, सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें कितने अनुच्छेद थे? यहां मैं लिखता हूं। अनुच्छेद की बात की जाए तो 321 अनुच्छेद, अनुसूचियों की बात की जाए तो 10 अनुसूचियां और भाग की बात की जाए तो 14 भाग थे। इसकी कोई प्रस्तावना नहीं थी, तो याद रखना है आपको 1919 की जो प्रस्तावना है उसी को जो है 1919 की प्रस्तावना को ही जो है इसकी प्रस्तावना बना दी गई। तो ये इतना वृहद था, इसमें महत्वपूर्ण उपबंधों की हम बात कर चुके हैं। वर्तमान जो भारतीय संविधान है, वर्तमान भारतीय संविधान पर इसका सर्वाधिक प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोगों ने इस चीज को देखा कि जो पृथक निर्वाचक मंडल वाली, क्षेत्र वाली जो मामला थी, ज्यों की त्यों रही। गवर्नर के पास ये अधिकार, गवर्नर को इतनी शक्तियां प्राप्त थी कि जो भारतीय मंत्री थे वे अपना कुछ नहीं कर सकते थे, गवर्नर ही जो है ऑल इन ऑल रहते थे। तो तमाम तरह के दोष अभी भी विद्यमान थे। जो स्वायत्त शासन की बात तो कर दी गई थी, लेकिन जो है वो चीज़ जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहा था। तो भारत में कांग्रेस के द्वारा या जो मुस्लिम लीग है या अन्य जो पार्टियां हैं उनके द्वारा जो है इस अधिनियम का भी जो है विरोध किया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह तो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन नहीं है और तमाम तरह के ब्रेक लगे हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसको सड़ा हुआ कहा, इसको बेकार कहा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो है इस बात को बोलते हैं कि मुझे जो है इस बात को कहने में कोई अफसोस नहीं है या मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी कभी नहीं हूँ कि इसके बहुत सारे बातों को जो है भारतीय संविधान में रखकर इसको पुनः जो है जीवित करने का काम किया गया है। किसको? तो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935 को। सवाल खड़ा होता है कि सर इसको लागू कब किया गया? ध्यान रखिएगा, इसको जो है लागू किया गया जुलाई 1936। जुलाई 1936 में जो है भारत सरकार अधिनियम
1935 को लागू किया गया और इसी अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें अलग अलग पार्टियों को जो है अलग अलग सीटें मिली। इसकी चर्चा जो है बाद में करेंगे हम लोग। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।